चलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है ना, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे पता करते हैं कि सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स क्या हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट बढ़ेगी या डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट घटेगी। ये सारी चीजें हम कैसे देखते हैं, आइए वो हम बिल्कुल बेसिक से हम समझते हैं। सबसे पहले आइए सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं टू अटेन सैचुरेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट which can be dissolved in water to attain saturation equilibrium at constant temperature। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम मोलर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पानी में रह सकता है, पानी में डिसॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। अब किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर रिलेटिव वेरिएशन इन हाइड्रेशन एंड लैटिस एंथैल्पी। पहला फैक्टर क्या है? रिलेटिव वेरिएशन इन हाइड्रेशन एंड लैटिस एंथैल्पी। कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है या लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है, उसके आधार पे हम पता करेंगे कि कोई सॉल्ट पानी में कम सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल है। ये फैक्टर हम किस में देखेंगे? दिस फैक्टर यू हैव टू लुक इन फॉर salts of S and P block, for salt of S and P block elements except beryllium salt। ये फैक्टर आप किसमें देखोगे? ये फैक्टर आप देखोगे फॉर सॉल्ट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एक्सेप्ट द बेरिलियम सॉल्ट। दूसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वाला फैक्टर आप किसमें देखोगे? ये फैक्टर आप देखोगे फॉर सॉल्ट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम। तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर हैं। पहला तो रिलेटिव वेरिएशन इन हाइड्रेशन एंड लैटिस एंथैल्पी। ये आप किसमें देखोगे? फॉर सॉल्ट ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम सॉल्ट। और दूसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है सॉल्ट ऑफ वो है पोलराइजेशन। और ये फैक्टर आप किसमें देखोगे? फॉर सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहला केस। ठीक है ना, जिसमें आप रिलेटिव वेरिएशन इन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी आप देखोगे। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहला क्या? रिलेटिव वेरिएशन इन लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, जरा समझो तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपने कोई सॉल्ट लिया NaCl। जब ये पानी में डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। जो इंथैल्पी चेंज इस प्रोसेस के दौरान होगी, उस इंथैल्पी चेंज को आप क्या बोलते हो? उस इंथैल्पी चेंज को आप बोलोगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेट अस अडॉप्ट अनदर पाथवे। पहले मान लो NaCl ब्रेक हुआ टू फॉर्म Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस।
The enthalpy change to convert 1 mole of solid ionic crystal into its constituent gaseous ion को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। फिर Na प्लस गैस से में जाना है Na प्लस एक्वस। तो इस प्रोसेस के दौरान अच्छा लैटिस एनर्जी कैसी होती है? एंडोथर्मिक, मतलब पॉजिटिव आएगा डेल्टा एच का वैल्यू। Na प्लस गैस जब Na प्लस एक्वस में जाएगा तो एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na प्लस। और हाइड्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। Cl माइनस भी करेगा हाइड्रेट, एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस। अगेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है ना? इसका मतलब जो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा? एस लॉ लगाओ, वो लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट, और मैं लिखता हूं NaCl सीधे, या फिर लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट। इस केस में सॉल्ट क्या था? NaCl प्लस टोटल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस। ठीक है ना? आई होप हेस लॉ आपको पता है। हेस लॉ क्या बोलता था कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इंथैल्पी चेंज आप किसी भी पाथवे से आप आओ वो सेम रहेगा, चाहे तो आप डायरेक्टली आप आओ या फिर आप घूम के आओ, या आप थर्मो में रिवाइज कर सकते हो। खैर, तो जो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? लैटिस एनर्जी ऑफ सॉल्ट प्लस टोटल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द इन्वॉल्व्ड आयंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप एक बात समझो, ये जो लैटिस एनर्जी है आपका, ये तो होगा एंडोथर्मिक, और ये जो है ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक। ये बात मेरी समझ आपकी समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है। इफ लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल हाइड्रेशन एनर्जी से अगर ज्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है और एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अच्छा, अब आपने एक बात पढ़ी है कि कोई भी प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फीजिबल कब होता है? जब उस प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज, सॉरी, जब उस प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा आए? नेगेटिव आए। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे आपने सॉलिबिलिटी की बात की है, NaCl को पानी में घोला, NaCl टूटा, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में, ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फीजिबल कब होगा? ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फीजिबल तब होगा जब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इस प्रोसेस का कैसा आए? नेगेटिव आए। ठीक है ना? तो मैं लिखता हूं क्या कि फॉर solubility to occur, for solubility to occur, comma, Gibbs free energy change for the process should be what? Negative. इसका मतलब डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी नेगेटिव, और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन शुड बी नेगेटिव। तभी सॉल्ट पानी में घुलेगा एट दैट टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तभी सॉल्ट पानी में घुलेगा, और डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव मतलब डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो? नेगेटिव हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात समझो, डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा? आप खुद सोचो, सॉल्ट शुरू में किस स्टेट में था? वो था सॉलिड स्टेट में।
ये बात समझ में आ रही है? डिसॉल्व होने के बाद किस में आ गया? लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो सॉलिड से जब आप लिक्विड में जाते हो तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं? तो एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा पॉजिटिव आया। टेम्परेचर इन केल्विन भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0 केल्विन से ज्यादा होगा। इसका मतलब डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सॉल्ट पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? उसका पूरा दारोमदार किस पे है? डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अब इफ मान लो केस 1, इफ डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव कब होगा? ऊपर बताया गया, जब लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो और टोटल हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो इस केस में क्या होगा? सॉल्ट विल ऑलवेज बी वाटर सॉल्युबल। सॉल्ट इज ऑलवेज सॉल्युबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अगर अगर लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम है, हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन हमेशा नेगेटिव आएगा। उस केस में डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा नेगेटिव आएगा। सॉल्ट हमेशा वाटर सॉल्युबल रहेगा। और हमें इसी केस को डील भी करना है, मोर और लेस हमें इसी केस को डील करना है। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम सॉल्ट जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है। हालांकि आप केस 2 लो। केस 2 में मान लो अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आ जाए, तब डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो किस पर डिपेंड करता है? अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आए, मतलब लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा आए हाइड्रेशन एनर्जी से, तब इसके दो सब केस बनेंगे। अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है टी डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन से, तब तो डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सॉल्ट विल बी इनसॉल्युबल एट टेम्परेचर टी। उस टेम्परेचर पर सॉल्ट इनसॉल्युबल रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। हालांकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोचो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी डेल्टा एस बढ़ता रहेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच को क्रॉस कर जाएगी। तब टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन से। तब डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और सॉल्ट पानी में घुलने लगेगा। इसे आप समझो। However, as temperature is increased, value of T delta S increases, and after a certain temperature, magnitude of delta H of solution becomes less and T delta S of solution increases. ठीक है ना? तो उस केस में डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा और वो सॉल्ट पानी में घुल जाएगा। जैसे एग्जांपल PbCl2। PbCl2 बेटा इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मतलब insoluble at room temperature while it is soluble in water at higher temperature. Very very important। ठीक है ना? दूसरा केस क्या बन सकता है इसका? कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड कम हो और टी डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड क्या हो? ज्यादा हो। उस केस में तो डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो। नेगेटिव होगा। तब तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? वाटर सॉल्युबल ही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। इतनी बात समझ में आई? बोलो।
तो हमें मोटा मोटा क्या देखना है, मैंने पहले ही बोला है, हमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, ठीक है ना, ये वाला केस, ठीक है। चल, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं इसमें सारी बातें डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए, हालांकि मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको सॉलिबिलिटी के ट्रेंड्स ध्यान में रखने हैं। बट ठीक है, आप सभी चीजों को आप एक बार पढ़ो, समझो, जानोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां तक मेरी बात क्लियर है, बताइए। चलो आओ, अब आगे देखो। अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली कोई एक ग्रुप उठाऊंगा, जैसे मान लो मैंने उठाया ग्रुप 1। ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना। मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा। डाउन द ग्रुप जाने पर कैटायन चेंज होगा, कैटायन की साइज बढ़ेगी। मैं एनायन को क्या रखूंगा, कांस्टेंट। मान लो एनायन है आयोडाइड। मैं देखूंगा कि लिथियम आयोडाइड से सीजियम आयोडाइड में जाने पर सॉलिबिलिटी घटती है, बढ़ती है। फिर ऐसे ही मान लो मैं दूसरा एनायन लूंगा, मान लो मैंने एफ ले लिया। मैं देखूंगा लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड तक जाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है, घटती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनायन को सेम रखूंगा और कैटायन को चेंज करता रहूंगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। चल, तो मान लो इसमें हम देखते हैं केस ए, ठीक है ना। कीपिंग anion to be same and varying the cation। केस ए में क्या है, ऑल्सो assume that, ये assumption हम करेंगे, also assume that the size of anion is much larger, is much larger than the size of cation। मतलब ये केस में हम ये मानेंगे कि R माइनस जो है वो R प्लस से बहुत ज्यादा बड़ा है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, और assume that, चलो इतना ही मानो तो बहुत है, इसी से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अब आप एक बात समझो, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने वही एग्जांपल लिया, जैसे आप समझो, मान लो NaCl है, तो मान लो NaCl में ये Na प्लस कैटायन है, छोटा वाला, और ये Cl माइनस है, बड़ा वाला एनायन। ये है Na प्लस और ये है Cl माइनस। इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मान लो ये है। तो जो लैटिस एनर्जी होगी बेटा, और ये मान लो है पूरा, मान लो ये R है, और R ये हो गया R प्लस और ये हो गया R माइनस। तो जो लैटिस एनर्जी होता है वो आपने पढ़ा है ना, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R होता है, वेयर R इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/R, और लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/R प्लस प्लस R माइनस। इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जब कम होगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। और जबकि अगर मैं हाइड्रेशन की बात करूं, तो आपने ये बात पढ़ी है कि जो आयन जितना छोटा होता है उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज उतनी ही ज्यादा होती है। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। Therefore, hydration energy of cation inversely proportional to its radius, and hydration energy of anion inversely proportional to hydration energy inversely proportional to radius of anion। तो इसका मतलब जो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस। इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज जो है
वो भी रेडियस के साथ कम होगी। सॉरी, अगर रेडियस बड़ा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कम होगी, रेडियस छोटा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। और लैटिस एनर्जी में क्या था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी कम होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब दोनों का ही मैग्नीट्यूड, चाहे वो लैटिस एनर्जी की बात करो चाहे वो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करो, दोनों का ही मैग्नीट्यूड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यह बात समझ में आ गई? ठीक। तो मैंने केस ए में क्या लिया, मैंने वो केस लिया जहां पे साइज डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। मैंने ये माना कि एनायन जो कि कंपैरेटिवली बड़ा होता है कैटायन से इन जनरल, एनायन की साइज कैटायन से बहुत बहुत बड़ी है। ठीक है ना? और इस केस में हम बेसिकली लार्ज एनायंस लेते हैं। लार्ज एनायंस में बेसिकली क्या आते हैं, जैसे बड़े बड़े एनायंस, जैसे सल्फेट हुआ, परक्लोरेट, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, एक्सेट्रा, इनको हम मानते हैं लार्ज एनायंस। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, हमें एनायन को सेम रखना है और कैटायन को वेरी करना है, डाउन द ग्रुप हमको आना है। जरा समझो तो। आइए एक सैंपल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लो लिथियम आयोडाइड से आप आए सोडियम आयोडाइड की तरफ। लेट अस से, मान लो रेडियस ऑफ एनायन मैंने माना 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास मान लिया। रेडियस ऑफ लिथियम प्लस जैसे मान लो मैंने मान लिया 1 एंगस्ट्रॉम, और जब मैं सोडियम की तरफ आया तो आ गया मान लो 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? तो जब मैं लिथियम से सोडियम की ओर जाऊंगा तो आप देख रहे हो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हाइड्रोजन एनर्जी रिलीज भी क्या होगा, कम होगा। तो कम तो दोनों हो रहा है, लेकिन हमें देखना है कि ज्यादा कम कौन सा होगा। समझो मेरी बात, जैसे ये बात समझ में आती है ना कि जैसे मैं नीचे जाऊंगा मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी बोथ डिक्रीजेस। जरा समझो, अगर मैं लिखता हूं कि परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, जरा समझना कैसे निकालेंगे। लैटिस एनर्जी मैंने बताया प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/r प्लस प्लस r माइनस। अच्छा, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज हम कैसे निकालते हैं, चेंज का मॉड अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये बात समझ में आ रही है? तो चेंज कितना हुआ होगा समझो, इनिशियली कितना था ये, 1/r प्लस प्लस r माइनस, मतलब 1/1 + 10 माइनस 1/2 + इनिशियल कितना था, 1/1 + 10 इंटू 100। चेंज निकालना है ना, इसलिए यहाँ पे मॉड लिया है। तो इसको सॉल्व करो, 1/11 माइनस 1/12 अपॉन 1/11 टू 100 कितना आ जाएगा, 1/132 अपॉन 11 इंटू 100, ये आ जाएगा 100/11, है ना? नहीं, 100/12, सॉरी, कितना आ जाएगा ये, 12 8 ज़ा 96, 12 3 ज़ा 36, 8.33। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर लैटिस एनर्जी कितना डिक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 8% के आसपास डिक्रीज हुआ। मतलब जो लैटिस एनर्जी मान लो पहले 100 जूल थी, अब वो 100 से हो गई 92 जूल। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से आप समझिएगा इसको। और अगर मैं निकालूं परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, जरा इसको निकालो। हाइड्रेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस। इनिशियली 1/1 + 1/10 माइनस 1/2 + 1/10 अपॉन 1/, इनिशियली कितना था, 1/1 था ना, 1/1 + 1/10 इंटू 100। जरा सॉल्व करो कितना आएगा, ये आ गया 1/2
अपॉन 11/10 इंटू 100, 500/11 कितना हो जाएगा ये, 11 चौके 44, बचा कितना, बचा 6, 11 पंजे 55, मतलब 45.4% के आसपास अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कितना हो गया, कितना घटा, ऑलमोस्ट 45%। तो ज्यादा कौन घटा, ज्यादा घटा हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी 100 से हो गया 45, कम हुआ है ना, ऑलमोस्ट 100 से हो गया 55 मैग्नीट्यूड वाइज, और लैटिस एनर्जी 100 से मान लो हो गया 92। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका रहा, लैटिस एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो गया, इसका मतलब लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा आ गई। इसका मतलब नीचे जाने पर बड़े एनायंस में सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या हमारी बात समझ में आ रही है, समझता हूं क्या, कि फॉर लार्जर एनायंस on moving down the group, the decrease in hydration energy is much larger than the decrease in lattice energy. Hence, the solubility will decrease on moving down the group for larger anions. क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मान लो मैं केस बी ले लूं। केस बी जैसे मान लो मैं ले रहा हूं, when the size of anion and cations are comparable। अच्छा, ये सब मॉडल कैलकुलेशंस जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो, अंत में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। लेकिन चूंकि आप एडवांस्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या पता इससे न्यूमेरिकल पूछ ले कि बताओ कितना चेंज होगा लैटिस एनर्जी में, कितना चेंज होगा हाइड्रेशन एनर्जी में। तो अगर आप एडवांस्ड के लिए सीरियस हो तो मेक श्योर कि आप हर एक पॉइंट को ढंग से पढ़ो, समझो, जानो। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। या फिर आप ये बोलो कि एनायन इज ऑफ, यहाँ पे मैं स्मॉलर एनायंस की बात कर रहा हूँ। स्मॉलर एनायंस में जैसे F माइनस हुआ, हाइड्रोक्साइड हुआ, ऑक्साइड हुआ, इनको हम स्मॉलर एनायंस मानते हैं। तो आइए सैंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लो रेडियस ऑफ एनायन मैंने ले लिया ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम, और जब मैं LiF से NaF जा रहा था तो रेडियस ऑफ Li प्लस मान लो 1 एंगस्ट्रॉम ही है, और सोडियम का कितना माना था बेटा, 2 एंगस्ट्रॉम। याद आ रहा है, दीज आर जस्ट सैंपल कैलकुलेशन सो दैट आपको एक अच्छी फील आए। तो नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ेगी, तो लैटिस एनर्जी भी कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगा। इस बार देखते हैं ज्यादा कम क्या होता है। अगर मैं लिखूं परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन इनिशियल क्या, 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 100। ये बात समझ में आ रही है, चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1/2 इंटू 100। ये कितना आ गया, ये आ गया 6, यहाँ पे 3 माइनस 5, 1/6, 1/2, ये आ गया 3 इंटू 100, ऑलमोस्ट 33%। इसका मतलब लैटिस एनर्जी 100 से घट के 100 से 33 घटक ऑलमोस्ट कितना आ गया, ऑलमोस्ट आ गया 67%। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं
परसेंटेज चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी, ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 इंटू 1/1 प्लस 1/1 इंटू 100। निकालो तो ये कितना आ रहा है, 1 से 1 गया, 1 माइनस माइनस आएगा ना, 1 माइनस ये आएगा 1/2, ये आ गया 2 इंटू 100, ऑलमोस्ट 25%। ओहो, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हुआ, लेकिन कम होके कितना हुआ, वो 75 हुआ। तो इस बार ज्यादा कम कौन हुआ, लैटिस एनर्जी। तो अंत में मैग्नीट्यूड ज्यादा किसकी आई, हाइड्रेशन एनर्जी की आई। तो हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो छोटे एनायंस में नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है। इन दिस केस द लैटिस एनर्जी decreases to a greater extent than the hydration energy. So solubility increases down the group for smaller anions. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थीम क्या है कि अगर एनायन बड़ा है तो नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी घटेगी, अगर एनायन छोटा है तो नीचे जाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ये थीम है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको थोड़ा और आसान तरीके से बताऊंगा, आपको फिर ये भी दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट ठीक है ना। इनको आप जानो, ठीक है, इनको आप जानो, समझो, ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, और इसको प्लीज पढ़ना एक बार, ठीक है ना। थैंक यू।